कहानी की शुरुआत होती है 1857 की नॉर्थ पोल की जमा देने वाली ठंड से, जहां एक जहाज बर्फ में बुरी तरह फंस गया है। कैप्टन एंडरसन अपने लोगों को कहता है कि जहाज के आसपास की बर्फ तोड़ो ताकि वो आगे बढ़ सके। कई घंटे बाद जहाज का डॉक्टर कैप्टन को बुलाता है और बताता है कि दूर कहीं आग जलती हुई नजर आ रही है। एंडरसन कुछ आदमियों के साथ जांच करने निकलता है और बर्फ पर फैला हुआ खून देखता है। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक जख्मी आदमी मिलता है जिसका नाम है विक्टर। जैसे ही वे उसे उठाते हैं, अचानक पास से एक डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। सब घबरा जाते हैं और जल्दी से विक्टर को लेकर जहाज पर लौटते हैं। तभी एक भयानक राक्षस उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। क्रू उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो जहाज पर चढ़कर आदमियों पर हमला करने लगता है और उन्हें आसानी से गिरा देता है। जब वो विक्टर को मांगता है और क्रू मना कर देता है, तो वो और भी गुस्से में सबको एक एक करके मारने लगता है। आखिर में कैप्टन एंडरसन अपनी शॉटगन उठाकर पूरी ताकत से फायर करता है और राक्षस जहाज से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। क्रू जल्दी से सीढ़ी ऊपर खींच लेता है। गुस्से में राक्षस पूरे जहाज को धक्का देने लगता है, जिससे जहाज खतरनाक तरीके से एक तरफ झुक जाता है। एंडरसन आखिरी गोली बर्फ पर चलाता है, जिससे राक्षस के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो ठंडे पानी में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर विक्टर का इलाज करता है। विक्टर डरा हुआ बताता है कि वो राक्षस फिर वापस आएगा, क्योंकि वो मर नहीं सकता। वो ये भी मानता है कि उसी ने उस राक्षस को बनाया था और जब वो लौटेगा तो कैप्टन को उसे ही उसके हवाले करना होगा। यहीं से विक्टर अपनी कहानी शुरू करता है। वो एक मशहूर सर्जन लियोपोल्ड का बेटा है, जिसने उसकी मां से सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी। घर में अक्सर लड़ाई होती रहती थी और लियोपोल्ड इतना सख्त था कि अपनी पत्नी को जबरदस्ती अपनी मर्जी से खाना तक खिलवाता था। पैसों की लड़ाइयों के बीच छोटा विक्टर हमेशा डरा सहमा रहता था और अपनी रोती हुई मां को संभालता था। लियोपोल्ड विक्टर को मेडिकल की हर बात सिखाता था और जरा सी गलती पर उसे छड़ी से मारता था। एक दिन विक्टर की मां को अचानक तेज दर्द होता है और वो बहुत ज्यादा खून बहाने लगती है। लियोपोल्ड जल्दी से डिलीवरी करवाता है और बच्चा तो सुरक्षित पैदा हो जाता है, लेकिन विक्टर की मां उसी पल दम तोड़ देती है। मां के जाने के बाद विक्टर की जिंदगी बिल्कुल खाली हो जाती है। वक्त गुजरता है और लियोपोल्ड सारा ध्यान अपने छोटे बेटे विलियम पर लगाने लगता है, जबकि विक्टर को हमेशा अनदेखा कर देता है। इसी वजह से विक्टर के मन में सवाल उठता है कि देश का सबसे बड़ा डॉक्टर होते हुए भी उसके पिता उसकी मां को कैसे नहीं बचा पाए। एक दिन वो अपने पिता से उलझ जाता है और कहता है कि शायद लियोपोल्ड ने जानबूझकर उसकी मां को मरने दिया ताकि उसे वो बेटा मिल सके जो वो चाहता था। लियोपोल्ड ठंडे मन से कहता है, कोई मौत को नहीं हरा सकता। इस बात से विक्टर की जिंदगी बदल जाती है। वो कसम खाता है कि एक दिन वो जिंदगी और मौत दोनों पर काबू पा लेगा। उसी रात उसे आग से घिरे एक काले फरिश्ते का डरावना सपना आता है, जो उसे और ज्यादा प्रेरित करता है कि वो अपने पिता से भी बेहतर सर्जन बने। दूसरी तरफ वर्तमान में वो राक्षस बर्फ तोड़कर फिर से सतह पर आ जाता है और जहाज ढूंढने निकल पड़ता है। उधर विक्टर अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। लियोपोल्ड की मौत के बाद विलियम को वियना भेज दिया जाता है, जबकि विक्टर लंदन और एडिनबर्ग जाकर अपनी पढ़ाई में खो जाता है। कई सालों तक वो सिर्फ यही करता है, जितना हो सके उतना ज्ञान इकट्ठा करना। साल 1855 में रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में विक्टर एक बड़ा दावा करता है कि इंसान मौत को रोक सकता है। वो एक दुकान मालिक की लाश लेकर आता है, लेकिन उसका हाथ किसी और आदमी का होता है, क्योंकि विक्टर ने दोनों शरीर जोड़कर एक नया शरीर बनाया है। वो एक मशीन जोड़ता है और सबकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वो शरीर हिलने लगता है। प्रोफेसर इसे बिजली का खेल बताकर मजाक उड़ाते हैं। विक्टर साबित करने के लिए बॉल फेंकता है और शरीर उसे पकड़ लेता है। इससे साफ होता है कि उसके दिमाग और मांसपेशियां काम कर रही हैं। प्रोफेसर लोग इस प्रयोग को अपवित्र और भगवान के खिलाफ बताते हैं। बहस शुरू हो जाती है और हॉल में हलचल मच जाती है, जबकि हेनरिक एक कोने से चुपचाप सब देख रहा होता है। अंत में विक्टर मशीन बंद करता है और गुस्से में चला जाता है। हेनरिक तुरंत विक्टर के पीछे आता है और बताता है कि उसे विलियम ने भेजा है। विलियम कुछ दिनों में विक्टर से मिलने आ रहा है और वो चाहता है कि विक्टर उसकी मंगेतर से भी मिले, जो हेनरिक की ही भतीजी है। विक्टर अपने प्रयोग के बारे में पूछता है तो हेनरिक कहता है कि वो शानदार था, बस जरूरत से ज्यादा उत्साह के कारण कुछ गलतियां हो गईं। फिर वो विक्टर से कहता है कि वो 3 दिन और एडिनबर्ग में रुके, क्योंकि उसे कुछ बेहद खास दिखाना है। 3 दिन बाद विक्टर हेनरिक के घर पहुंचता है और अपनी रिसर्च साथ लाता है। हेनरिक बताता है कि वो एक समय में सेना का सर्जन था और फिर एक लकड़ी के बोर्ड पर इंसानी पूरे नर्वस सिस्टम को ऐसे संरक्षित दिखाता है
जैसे वो कोई कला का नमूना हो। दोनों इस पर चर्चा करते हैं कि इंसानी शरीर किस तरह ऊर्जा को स्टोर कर सकता है, और यही बात विक्टर को अपने प्रयोग में नई दिशा देती है। हेनरिक उसे अपने सारे संसाधन देने की पेशकश करता है और कहता है कि उसे ज्ञान के बदले कुछ नहीं चाहिए, बस कभी जरूरत पड़े तो एक छोटा सा एहसान मांग सकता है। विक्टर कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और वहां से निकलकर आखिरकार अपने भाई से मिलने जाता है। विलियम विक्टर को अपनी मंगेतर एलिजाबेथ से मिलवाता है और सब साथ में डिनर करते हैं। लेकिन माहौल खराब हो जाता है जब विलियम उसे हमेशा ध्यान खींचने वाला कहता है और एलिजाबेथ भी उसे बेवकूफ बोल देती है। दूसरी तरफ वर्तमान में विक्टर खून की खांसी करने लगता है तो डॉक्टर उसे दवा देता है। तभी बाहर क्रू चिल्लाने लगता है और एक आदमी कैप्टन एंडरसन को बुलाता है। किसी ने दावा किया है कि राक्षस फिर से जहाज के पास आते हुए देखा गया है, लेकिन एंडरसन बाहर जाकर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। क्रू डर जाता है और कहता है कि उन्हें विक्टर को जहाज से बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन एंडरसन साफ शब्दों में कहता है कि विक्टर उसकी सुरक्षा में है। उधर दूर बर्फ में वो राक्षस जहाज को घूरते हुए सब देख रहा होता है। एंडरसन वापस लौटता है और विक्टर अपनी भयानक कहानी का अगला हिस्सा बताना शुरू करता है। कुछ हफ्ते बाद हेनरिक दोनों भाइयों विक्टर और विलियम को एक पुराना सुनसान पड़ा किला दिखाने ले जाता है। वहीं विक्टर आखिरकार उसकी पेशकश मान लेता है और बताता है कि इस जगह को एक शानदार लैब में बदलने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। जल्द ही किले को एक बड़ी गुप्त प्रयोगशाला बना दिया जाता है। विक्टर पास के कस्बे में बार बार जाने लगता है, जहां वो फांसी पाए अपराधियों की लाशें खरीदकर उनके अलग अलग हिस्से इकट्ठे करता है। एक दिन वो अचानक एलिजाबेथ को कस्बे में देखता है और उसका पीछा करता है। वो चर्च में कन्फेशन देने आई होती है। विक्टर पहले ही अंदर जाकर पादरी होने का नाटक करता है ताकि सुन सके वो क्या कहती है। एलिजाबेथ बताती है कि उसका देवर यानी विक्टर बहुत क्रूर इंसान है। तभी वो खिड़की खोलकर देखता है और समझ जाता है कि एलिजाबेथ को पता था कि वो ही अंदर बैठा है। कुछ दिनों बाद एक डिनर पार्टी में विक्टर उसकी किताबें देखता है और पता चलता है कि उसे कीड़ों और विज्ञान में दिलचस्पी है। उसकी बातें सुनकर विक्टर काफी प्रभावित हो जाता है और उसे डांस के लिए आमंत्रित करता है। आने वाले हफ्तों में विक्टर लाशें इकट्ठी करता रहता है, मशीनरी खरीदता है और एलिजाबेथ के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है, लेकिन उसके प्रयोग आगे नहीं बढ़ रहे होते। हेनरिक उसे अकेले में समझाता है कि वो एक औरत के कारण अपने काम से भटक रहा है। युद्ध खत्म होने वाला है, इसलिए हेनरिक उसे अंतिम एक हफ्ते का समय देता है। कुछ हासिल करो वरना सब खत्म समझो। दूसरी तरफ एक दिन एलिजाबेथ लैब में उससे मिलने आती है। विक्टर कहता है कि उसे दोनों के बीच एक रिश्ता महसूस होता है और वो उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ पीछे हट जाती है और साफ कहती है कि उसने विलियम को चुना है। टूटे दिल के साथ विक्टर अकेले बैठा सोचता रहता है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसके प्रयोग में क्या कमी थी। वो बैटरी के कनेक्शन बदलता है और पहली बार शरीर हिलने लगता है। इसके बाद हेनरिक और विक्टर युद्ध के मैदान में जाते हैं, जहां से वो जितनी लाशें मिल सकें उठा लाते हैं। कई दिनों तक विक्टर हर शरीर से सबसे बेहतरीन हिस्से चुनता है ताकि एक नया इंसान बिल्कुल शुरुआत से बना सके। एक शाम विक्टर देखता है कि तेज तूफान आने वाला है, इसलिए वो उस बनाए गए शरीर यानी अपने क्रीचर को जिंदा करने की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो हेनरिक को ढूंढने निकलता है और उसे एक शीशे के पीछे छिपा हुआ पाता है। हेनरिक के सिर पर लगभग बाल नहीं होते, वो हमेशा विग पहनकर अपना सच छुपाता रहा था। विक्टर समझ जाता है कि हेनरिक को कैंसर है और उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। यहीं हेनरिक अपना असली एहसान बताता है। वो चाहता है कि विक्टर उसका दिमाग उस क्रीचर में ट्रांसप्लांट कर दे ताकि उसकी जिंदगी जारी रह सके। विक्टर ये सुनकर डर जाता है और मना कर देता है। फिर वो भागकर ऊपर की ओर जाता है। किले की छत पर वो टॉवर की सबसे ऊंची जगह पर एक बड़ा उपकरण लगाता है जो बिजली की लाइटनिंग को क्रीचर के शरीर से जोड़ देगा। नीचे लौटने पर हेनरिक उसे रोकते हुए रोने लगता है। वो अपनी पूरी संपत्ति तक देने को तैयार है, यहां तक कि एलिजाबेथ को भी इनाम के रूप में पेश करता है। लेकिन विक्टर साफ कहता है कि कैंसर ने हेनरिक के पूरे शरीर, यहां तक कि उसके दिमाग और खून को भी खराब कर दिया है, इसलिए उसका दिमाग अब किसी काम का नहीं। हेनरिक गुस्से में मशीन का एक अहम हिस्सा उठाता है और धमकी देता है कि वो इसे टॉवर की खाई में फेंक देगा। विक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है और धक्का मुक्की में वो हिस्सा भी गिर जाता है और हेनरिक भी। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। विक्टर भागकर नीचे पहुंचता है, उपकरण का हिस्सा उठाता है और मशीन से जोड़ देता है। तूफान तेज हो चुका है पर मशीन में लगातार दिक्कत आ रही है। विक्टर बिजली गिरने से पहले पहले सब ठीक करने की कोशिश करता है। आखिरकार बिजली टकराती है, पूरी लैब चिंगारियों से भर जाती है
और बिजली क्रीचर के शरीर में दौड़ जाती है। तूफान थमते ही विक्टर सारे कनेक्शन हटाकर क्रीचर की नब्ज जांचता है, लेकिन नब्ज नहीं चल रही। वो गुस्से और निराशा में चीख पड़ता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह विक्टर अपनी माँ की आवाज सुनकर उठता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वही डरावना जीव उसके सामने खड़ा होता है। विक्टर धीरे धीरे उसके पास जाता है और हैरानी की बात यह कि जीव भी उसकी हर हरकत कॉपी करता है। लेकिन जैसे ही विक्टर पर्दे खोलता है, जीव सूरज की रोशनी से डरकर पीछे हट जाता है। विक्टर उसे समझाता है कि सूरज बुरा नहीं होता और फिर उसे अपना नाम दोहराना भी सिखाता है। दिल की धड़कन सुनने के लिए वो उसे गले भी लगाता है। इसके बाद विक्टर उसे किले के नीचे बने एक गुप्त टनल में ले जाता है और उसे छुपाकर रखने के लिए जंजीरों से बांध देता है। कई हफ्तों में वो जीव और ताकतवर हो जाता है, लेकिन बोलना नहीं सीख पाता। विक्टर दिन रात उसकी देखभाल करता है जैसे कोई नवजात बच्चा हो, और इसी वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाता। उसे ये भी बुरा लगता है जब जीव उसे छूने की कोशिश करता है। एक दिन जीव गलती से ब्लेड उठा लेता है और खुद को काट देता है। विक्टर सिलाई करने की तैयारी करता है, लेकिन चौंक जाता है क्योंकि चोट खुद ही खुद भर चुकी होती है। कभी कभी जब विक्टर गुस्से में उस पर चिल्लाता है तो जीव डरकर दूर हट जाता है। इसी बीच कई हफ्तों तक हेनरिक की कोई चिट्ठी न मिलने पर विलियम और एलिजाबेथ उससे मिलने किले पहुंच जाते हैं। विक्टर उन्हें झूठ बोल देता है कि हेनरिक बाहर गया है और कुछ दिनों में लौट आएगा। फिर वो विलियम को लैब में घसीट ले जाता है। उधर एलिजाबेथ कुछ अजीब आवाजें सुनती है और टनल तक पहुंच जाती है, जहां वो जीव को देखकर दंग रह जाती है। दोनों एक दूसरे को छूते हैं और वो समझ जाती है कि इस बेचारे को किसी ने चोट पहुंचाई है। एलिजाबेथ गुस्से में विक्टर के पास आती है और पूछती है कि उसने इस आदमी के साथ ऐसा क्यों किया। विक्टर उन्हें टनल में ले जाकर सच बताता है कि ये जीव उसी की बनाई हुई रचना है। जीव एलिजाबेथ को उसके गिराए हुए दस्ताने भी वापस देता है। विलियम ये देखकर सोचने लगता है कि क्या वो सच में समझदार है, लेकिन विक्टर कोई जवाब नहीं देता। तभी विलियम महसूस करता है कि विक्टर ने कभी ये नहीं सोचा कि इंसान की आत्मा किस हिस्से में होती है। रात को अकेला बैठा जीव पत्तों को पानी में बहते हुए देखकर मनोरंजन कर रहा होता है। तभी एलिजाबेथ उसे देखने आती है और जैसे ही वह पास आती है, जीव उसे एक पत्ता देकर अपनी तरह से दोस्ती दिखाता है। एलिजाबेथ उसे अपना नाम बोलना सिखाने की कोशिश करती है और गले को कैसे हिलाना है ये भी दिखाती है, लेकिन उस समय जीव कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वो वहां से जाती है, जीव धीरे धीरे उसका नाम बोल देता है। वापस लौटते समय विक्टर एलिजाबेथ को देख लेता है और उसे डांटता है, लेकिन जब विक्टर उस जीव को IT कहता है तो एलिजाबेथ नाराज हो जाती है। विक्टर उसे समझाता है कि जीव समझदार नहीं है और शायद उसके दिमाग के कनेक्शंस ठीक से काम नहीं कर रहे, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि उसने उस जीव की आंखों में समझ देखी है और उसे भगवान बनने का खेल खेलने पर एक तरह से राक्षस भी कह देती है। गुस्से में भरा विक्टर टनल में जाकर जीव को एक खास तरीके से खड़ा होने के लिए मजबूर करता है। जब वो बात नहीं मानता तो विक्टर उसे आग वाली लोहे की रॉड से मार देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके पिता उसे सिखाते समय डांटते थे। कई बार मारे जाने के बाद जीव जोर से दहाड़ता है और उसी रॉड को आसानी से मोड़ देता है। वह लगातार विक्टर बोलता रहता है जब तक विक्टर वहां से चला नहीं जाता। अगली सुबह विक्टर विलियम को बताता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और जीव अब बहुत खतरनाक हो चुका है। वह उसे हेनरिक की लाश दिखाता है और ये झूठ बोल देता है कि जीव ने ही उसे मार डाला। वो विलियम को समझा लेता है कि एलिजाबेथ को तुरंत यहां से ले जाना ही उसकी सुरक्षा के लिए सही होगा। जाते समय विलियम पूछता है कि क्या जीव लंबे समय तक जिएगा, और विक्टर झूठ बोलकर कहता है कि उसकी उम्र बहुत कम होगी। इसके बाद विक्टर टनल वाली लैब में हर जगह गैसोलीन छिड़क देता है। इसी समय एलिजाबेथ को बहुत बुरा एहसास होता है और वो घोड़ा गाड़ी को वापस मोड़ने का आदेश देती है। उधर विक्टर आखिरी बार जीव से कुछ बोलने को कहता है और जीव विक्टर और एलिजाबेथ दोनों के नाम दोहराता है। एक पल के लिए विक्टर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी उसे ये काफी नहीं लगता और वो आग लगा देता है जीव को वहीं जंजीरों में छोड़कर। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे अंदर से जीव की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं, जो बार बार उसका नाम पुकार रहा होता है। विक्टर का दिल डगमगा जाता है और वो वापस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है, तेज धमाके से आग की लपटें उसे पीछे फेंक देती हैं और उसके पैर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में पूरी टावर 1 तेज विस्फोट के साथ ढह जाती है। जब एलिजाबेथ वापस किले पहुंचती है तो उसे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वर्तमान समय में एंडरसन बाहर से आती चीखें सुनकर दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी प्राणी अचानक उस पर झपट पड़ता है और उसे मारने ही वाला होता है।
तभी विक्टर चिल्लाता है कि चाहे तो उसे मार दे, लेकिन एंडरसन को नहीं। मगर प्राणी सोच बदल देता है। उसे लगता है कि कप्तान को सच जानने का हक है, इसलिए वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि आग लगने वाली रात मशीन के टूटे हुए हिस्से ऊपर से गिरने लगे और वह डर गया। घबराहट में उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी और नाली के रास्ते फिसलकर नीचे समुद्र में जा गिरा। ठीक उस बड़े धमाके से कुछ सेकंड पहले। कुछ समय बाद वह किनारे पर होश में आया और जंगल में भटकते हुए उन कंकालों तक पहुंचा जिनसे विक्टर ने उसका शरीर बनाया था। वहीं उसे एक पुरानी जैकेट मिली जो उसने पहन ली। वह हर चीज देखकर हैरान था, खासकर हिरणों को। लेकिन अचानक एक गोली चलती है और एक हिरण वहीं गिर जाता है। पीछे मुड़कर वह देखता है कि दो शिकारी उसे देखकर डर गए हैं और वे उस पर भी गोली चला देते हैं। उसे खून आता है लेकिन वह मरता नहीं, इसलिए वह भागकर जंगल में गायब हो जाता है। काफी भटकने के बाद उसे एक फार्म मिलता है जहां वह एक शेड में छिपकर चूहों को देखते देखते सो जाता है। अगली सुबह वही शिकारी लौटते हैं और अपने परिवार को पूरी बात बताते हैं। उस परिवार में एक बूढ़ा अंधा आदमी और एक छोटी बच्ची भी होती है। प्राणी उन्हें लकड़ी की दीवारों की दरारों से चुपचाप देखता रहता है और उनके प्यार, शांति और आपसी ख्याल को देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वह अक्सर उन्हें जंगल तक फॉलो करता है। बूढ़ा आदमी उस बच्ची को पढ़ना लिखना सिखाता है और इन्हीं सब को दूर से सुनकर प्राणी खुद बोलना सीख जाता है। कुछ हफ्तों में उसमें यह इच्छा भर जाती है कि काश वह भी इस प्यारे परिवार का हिस्सा होता। इसलिए वह उनकी मदद करने लगता है, जैसे घर के बाहर लकड़ी रख देना, टूटी हुई बात ठीक कर देना। परिवार सोचता है कि यह जंगल के किसी आत्मा का काम है। बूढ़ा आदमी बच्ची को यही कहानी सुनाता है और वहीं दूसरी ओर प्राणी उन चढ़ावों को खुशी खुशी उठा लेता है। एक दिन कुछ भेड़िए फार्म को घेर लेते हैं और भेड़ों पर हमला शुरू कर देते हैं। प्राणी यह सब देखकर डर जाता है। शिकारी तुरंत गोली चलाकर भेड़ियों को मार गिराते हैं और प्राणी पहली बार समझता है कि हर हिंसा नफरत से नहीं होती। कुछ समय बाद सर्दियों में परिवार गांव छोड़ देता है और बूढ़ा अंधा आदमी अकेला रह जाता है। प्राणी हिम्मत करके मुख्य घर में जाता है। बूढ़ा आदमी उसे यात्री समझकर प्यार से अंदर बुला लेता है। जब प्राणी गलती से एक बोतल तोड़ देता है तो वह तुरंत डर जाता है कि शायद अब उसे मारा जाएगा, लेकिन बूढ़ा आदमी उसकी गलती अनदेखी कर देता है और प्यार से बात करता रहता है। उसे एहसास हो जाता है कि यही वही रहस्यमयी जंगल आत्मा है जो उनकी मदद करता आ रहा था। वह प्राणी को अपना दोस्त कहकर गले लगा लेता है। अगले कुछ दिनों तक दोनों साथ वक्त बिताते हैं, टहलने जाते हैं और प्राणी कई किताबें पढ़ता है। वह यह भी बताता है कि उसे समुद्र किनारे जागने से पहले की कोई याद नहीं, पर कभी कभी एक अजीब आदमी और विक्टर शब्द उसके सपनों में आता है। बूढ़ा आदमी सलाह देता है कि सपनों में दिखने वाले रास्ते का पीछा करो। दूसरी तरफ प्राणी आसपास के इलाकों की तलाश करता है और अंत में उस जले हुए महल के खंडहरों तक पहुंच जाता है। वहीं उसे विक्टर की नोटबुक्स और हेनरिक की तस्वीरें मिलती हैं, जिससे उसे पहली बार पता चलता है कि वह सच में कौन है। एक लिफाफे पर उसे विक्टर का पूरा नाम और शहर का पता भी मिल जाता है। वह सब लेकर वापस फॉर्म लौटता है, लेकिन अंदर घुसते ही उसके होश उड़ जाते हैं। भेड़िए घर के अंदर घुस चुके होते हैं और बूढ़े आदमी पर हमला कर चुके होते हैं। प्राणी गुस्से में भेड़ियों से भिड़ जाता है और कुछ को बड़ी बर्बरता से मार देता है। बाकी भेड़िए डरकर भाग जाते हैं। वह बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है। वह बुरी तरह घायल है, लेकिन अभी जिंदा है। प्राणी दुखी होकर कहता है कि उसे पता चल गया है कि वह एक राक्षस है। बूढ़ा आदमी अंतिम सांसों में मुस्कुराकर कहता है, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, और उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। उसी वक्त शिकारी वापस लौटते हैं और प्राणी को पहचान लेते हैं। उन्हें लगता है कि बूढ़े आदमी की हत्या भी इसी ने की है। वे गोलियां चलाते हैं, उसे चाकू मारते हैं, लेकिन वह मरता नहीं। डर कर वे पीछे हट जाते हैं। प्राणी धीरे धीरे बाहर निकलता है और शिकारी उसे फिर गोली मारते हैं। इस बार वह जमीन पर गिर जाता है। शिकारी सोचते हैं कि वह मर गया है और वहां से चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद वह भयानक प्राणी अपनी चोटों से ठीक होकर फिर से जाग जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो कभी मर नहीं सकता, इसलिए अब वो अपनी कभी न खत्म होने वाली जिंदगी के लिए एक साथी चाहता है। दूसरी तरफ विक्टर का एक पैर जा चुका है और अब वो कृत्रिम पैर पहनकर चलता है। हर रात उसे वही काला फरिश्ता सपने में आता है जो उसे उसके गुनाहों की याद दिलाता है। विलियम की शादी वाली रात विक्टर एलिजाबेथ को बधाई देने जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे देखकर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और वहां से जाने को कहती है। यही खुलासा होता है कि उसके पास अभी भी उस प्राणी की पत्ती छुपी हुई है। दूसरी तरफ विक्टर अपने कमरे में लौटता है और देखता है कि बालकनी का दरवाजा खुला हुआ है। अचानक अंधेरे से वही प्राणी सामने आ जाता है
और विक्टर से एक साथी बनाने की मांग करता है। विक्टर दूसरी बार कोई राक्षस बनाने से साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर प्राणी गुस्से में कमरे की सारी चीजें तोड़ फोड़ कर देता है और विक्टर को इधर उधर फेंक देता है। शोर सुनकर एलिजाबेथ भागती हुई आती है और उस प्राणी को देखकर रो पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर विक्टर अपनी बंदूक उठा लेता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में आकर एलिजाबेथ उसे बचाती है और खुद गोली खा लेती है। शोर सुनकर विलियम और बाकी मेहमान दौड़े चले आते हैं। विक्टर उन्हें झूठ बोल देता है कि इस प्राणी ने एलिजाबेथ की हत्या की है। सारे लोग मिलकर उस प्राणी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना ताकतवर है कि सबको आसानी से दूर फेंक देता है और कई लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ एलिजाबेथ अपनी आखिरी सांसों में उस प्राणी से कहती है कि वो उसे अपने साथ ले जाए। प्राणी उसे उठाकर कमरे से बाहर निकलता है और सभी मेहमान डर कर एक तरफ हट जाते हैं। उधर विक्टर विलियम के पास पहुंचता है। विलियम अपने आखिरी पल में विक्टर को ही असली राक्षस कहकर उसकी गलती को दोष देता है और वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ एक पास की गुफा में प्राणी एलिजाबेथ को नीचे रखता है। एलिजाबेथ कहती है कि उसे दुनिया में कभी अपनी जगह नहीं मिली, लेकिन इस प्राणी के साथ उसे वो जगह मिल गई है जिसने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। और फिर उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर प्राणी पूरी तरह टूट जाता है। कुछ देर बाद विक्टर भी गुफा में पहुंच जाता है। प्राणी गुस्से में उसे दीवार से पटक देता है और विक्टर की नाक तोड़ देता है। वो विक्टर से कहता है कि उसने जो राक्षस बनाया है अब वही उसे खत्म करे। यह कहकर वो गुफा से भाग जाता है और विक्टर को पीछा करने के लिए उकसाता है। दूसरी तरफ बदले की आग में जलता विक्टर हफ्तों तक उसका पीछा करता रहता है। आखिरकार ये पीछा उन्हें उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल तक ले आता है। वहां विक्टर गोलियां और डायनामाइट खरीदकर बर्फ पर कैंप लगा देता है और अपने टेंट में इंतजार करता है। रात में जब प्राणी टेंट में घुसने की कोशिश करता है, विक्टर गोली चलाकर उसकी हथेली जख्मी कर देता है। प्राणी पीछे हट जाता है, लेकिन अगले ही पल वो विक्टर पर पीछे से हमला करता है और उसे घसीटकर बाहर ले जाता है। इसमें एक लैंप गिर जाता है और पूरा टेंट आग पकड़ लेता है। प्राणी विक्टर पर पूरी ताकत से हमला करता है। वो विक्टर की अकेली बची टांग तोड़ देता है और जैसे ही विक्टर उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, उसका हाथ भी तोड़ देता है। फिर वही चाकू उठाकर विक्टर के कंधे में घोंप देता है। वो विक्टर को मजबूर करता है कि वो खुद डायनामाइट में आग लगाए, फिर उसे दौड़ने का मौका देता है, लेकिन विक्टर घायल होता है। वो तेज नहीं भाग पाता। डायनामाइट फटता है और धमाके की लहर उसे बर्फ की ढलान से नीचे लुढ़का देती है। दूसरी तरफ प्राणी अभी भी जिंदा है। तभी फिल्म के शुरुआती हिस्से में दिखाए गए क्रू वहां पहुंच जाते हैं। अब वर्तमान समय में विक्टर प्राणी का हाथ पकड़कर आखिरकार माफी मांगता है। वो उसे माय सन कहकर जीते रहने के लिए कहता है। प्राणी उसे माफ कर देता है और विक्टर शांत मन से मर जाता है। प्राणी उसके माथे पर किस करके उसे फादर कहता है। इसके बाद एंडरसन अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश देता है ताकि प्राणी शांति से जा सके। धन्यवाद के रूप में प्राणी जहाज को धक्का देकर उसे बर्फ से बाहर निकाल देता है। जहाज आगे बढ़ जाता है और प्राणी उसी तरह सूरज की तरफ देखता है जैसा विक्टर ने उसे सिखाया था। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।